बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने दहम और नहम मैट्रिक क्लासेस का भी उर्दू सिलेबस सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। तो आज जो मेरा मौजू है वो है दहम जमात उर्दू सिलेबस सीरीज़ में सबक नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान सिनफ़ अदब इसकी मजमून है। इस हवाले से एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो उसका पहला हिस्सा है, वो इसका हिस्सा अव्वल है। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपने उस हिस्से को नहीं देखा तो आप पहले यहाँ से क्विट करके उस हिस्से को देखें और उसके बाद फिर इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने मशकी सवालात और अहम नसर पारे को मैं करवाने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, सेकेंडली ये कि उस में जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने जो है सबक का अहम निकात जो है वो करवाए हैं, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ भी है उसमें शामिल। तो आज मैं इस मुख्तसर और जामे वक्त में, मतलब मैंने मुख्तसर पढ़ाना है, कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द आप लोगों के ज़हनों में इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम नसर पारों के। आपकी किताब के जो सबक है नज़रिया पाकिस्तान, इसमें अहम नसर पारे कौन से हैं जो आमतौर पर बोर्ड में आए हुए हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है और ये यहाँ से लेके सिरे से फ़रोग दिया तक, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, अहम नसर पारा है। उसके बाद उसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह और फिर दूर करने की कोशिश की, ये दूसरा नसर पारा है। आपने अपनी किताबों में देख लेना है, इसको ढूंढ लेना है। मैंने इसके पहले अल्फाज लिखे हैं और आखिरी अल्फाज लिखे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, मुसलमानों की कौमियत एक, ठीक है, और उसके बाद बंधनों में जकड़ी हुई है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। पाकिस्तान कायम करने का फैसला मर्ज़ वजूद में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये पैराग्राफ आते हैं, जब ये नसर पारे आते हैं, तो इनमें ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं। ख़त कशीदा कहते हैं, ख़त लाइन को कहते हैं, लकीर को कहते हैं, कशीदा कहते हैं खींची हुई। एक लकीर खींची हुई होती है और उसमें अल्फाज के मानी जो हैं वो उन अल्फाज के मानी जो हैं वो आपने बताने होते हैं। सिर्फ उन्हीं अल्फाज को बताना होता है। वो आधे नंबर का एक मानी होता है, एक मानी होता है, एक मायनी होता है। आपने उसको लिखना होता है। अपनी तरफ से आपने कोई नहीं लिखना होता है। 4 आते हैं और चारों के आपने आंसर करने होते हैं। अब मैंने इन चारों जो नसर पारे की जो जिसमें 4 4 5 5 जो हो सकते हैं, जो मुमकिना तौर पे आए जा सकते हैं, मैंने उनको नीचे लिख दिया है। कुछ के ज़्यादा लिख दिए, कुछ के कम लिख दिए, लेकिन मैंने उनके नीचे लिख दिया। अब मैंने यहाँ खत कशीदा अल्फाज के मानी भी ऐड किए हैं, लेकिन आपको इस लेक्चर के फौरी बाद, जब लेक्चर ख़त्म होगा उसके फौरी बाद आपके सामने एक अल्फाज मानी जो हैं वो मुकम्मल अल्फाज मानी जो हैं इस सबक के नज़रिया पाकिस्तान के, वो आपके सामने स्क्रीन पे होंगे। उसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब आगे कि पाकिस्तान कायम करने का फैसला मर्ज़ वजूद में आ गया। ये चौथा इंपॉर्टेंट अहम नसर पारा है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि 2 नसर पारे आते हैं। एक पहले हाफ से आ जाता है, फिर दूसरे हाफ से आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस है, कहीं से भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अल्फाज मानी है रवादारी, बर्दाश्त, शेवा, तरीका, ढंग, ये पहले से है। इल्हाद, दीन से फिर जाना, बेजा, गलत, नाजायज, मुस्तहकम, मजबूत, मफाहमत, सुलह, मुत्तफिक हो जाना किसी चीज पे, राइज करना, रिवाज देना, एहसास कमतरी, खुद को दूसरों से कमतर समझना, कौमियत, एक कौम होना, वजूद में आना, कायम होना, बंधन, बंधा हुआ, जकड़ना, कैद होना, नागवार गुजरना, बुरा लगना, मुआर्ज़े वजूद में आना, कायम होना, और यानी किसी चीज़ का वजूद में आ जाना, पुरखुलूस की आदत, मुखलिस रहबर, मुखलिस रहनुमा, पेश नज़र, नज़र के सामने, अमले पहम, मुसलसल अमल, शानदार, शान वाला। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अगर आप मुख्तसर वक्त में इसको तैयार कर लें इंशाल्लाह, तो ये आपके मैंने बता दिए, यही इन्हीं में से आएंगे और ये आपके अहम नसर पारे हैं। अब मैं आपको मशकी सवालात के मुख्तसर जवाब मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, मशकी सवालात के हवाले से एक चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें कि मशकी सवालात का जो जवाब होता है वो मुख्तसर और जामे होता है। उसमें तफसील आपने नहीं देनी, 2 नंबर का होता है, टू दी पॉइंट आप लोगों ने बताना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह के मैं आप लोगों से बात करूं कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैं उसकी मिसाल 9th में भी दी है, नहम के उसमें भी मैंने एक मिसाल दी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आपने उसका सिंपल बस नाम बताना, ये नहीं बताना मेरे अब्बू का नाम क्या है,
ठीक है, और मैं कहाँ रहता हूँ, आपका नाम क्या है, मेरा नाम अम्मार जफ़र है। इस तरह आपने सिंपल उसमें बता देना है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो, मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मैं जी दहम क्लास में पढ़ता हूँ या किसी क्लास में पढ़ता हूँ। तो मतलब अब आपने यही इस चीज़ को बताना है कि आपसे जो पूछा गया है उसी चीज़ को आपने कन्वे कर देना है। आपने ये कोशिश नहीं करनी कि मैं अपनी तरफ से इसको बढ़ाऊं, ठीक है। दीनी मामलात में आज़ादी, देखें एक और चीज़ जो मैंने नहम के हवाले से भी बताई कि आपने पूरा सवाल नहीं लिखना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। आपने क्या करना है कि उसके जस्ट हिंट्स लिखने हैं, और मैंने उसी अंदाज में लिखा है जिस अंदाज में आपने पेपर में हल करना है। बस इतना सा फर्क होगा कि आपने ये जो सवाल नंबर है इसको आपने यहां पे लिख देना है कि सवाल नंबर, फिर उसके बाद दीनी मामलात में आज़ादी। टीचर को समझ आ जाती है, टीचर ने पढ़ाया भी होता है, टीचर के सामने क्वेश्चन पेपर भी होता है, टीचर का तजर्बा भी होता है। इससे आप ना घबराएं कि टीचर आपका सवाल को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और सियासत में हिंदुओं के अमल दखल से मुसलमानों की दीनी आज़ादी खत्म हो गई थी, ठीक है। ये पहले सवाल का जवाब। सुल्तान टीपू की जिद्दोजहद, सुल्तान टीपू ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का सख्त मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया। उसने अफगानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को साथ मिलाने की कोशिश की, मगर किसी ने साथ देने और बगावत, किसी के साथ ना देने से, यहाँ लिखने के किसी के साथ ना देने और बगावत से वो कामयाब ना हो पाए। एक तो बगावत हो गई और किसी ने उनका साथ ना दिया, किसी सरदार ने उनका साथ ना दिया और बगावत हो गई। सवाल नंबर 3 है तहरीक खिलाफत के शुरू होने की वजह। बरे सगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक चलाई, जिसे तहरीक खिलाफत कहते हैं। आपके सबक में वाज़े तौर पे मौजूद है मुकामात मुक़द्दसा, क्योंकि तुर्की की खिलाफत के अंडर था मक्का मदीना, और वो उसको कवर करते थे और उसकी हिफाजत करते थे। मुकामात मुक़द्दसा की अंग्रेज़ों ने जो बेहुरमती करने की कोशिश की थी, तो इस वजह से, और तुर्की की खिलाफत को तुर्की की खिलाफत को ख़त्म करने और तुर्की को टुकड़े टुकड़े करने की वजह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने एक तहरीक शुरू की थी जिसको तहरीक खिलाफत कहते हैं। अलामा इकबाल का मुतालबा। अलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में मुनक्कदा मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अलग वतन का मुतालबा किया था। ये इसका टू दी पॉइंट आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है अहले मगरिब की कौमियत की बुनियाद। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली, कबायली और जोग्राफियाई बुनियादों पर स्टूडेंट्स कौमियत की तश्कील की और कहा कि कौम वतन से है। अहले मगरिब कहते हैं जी कौम वतन से होती है। सवाल नंबर 6 है कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद। मुसलमानों की कौमियत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पर कायम है, यानी एक नज़रिए और अकीदे की बुनियाद पर इसे मिल्लत कहा गया, और मुसलमानों की कौमियत की तश्कील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। सवाल नंबर 7 है जी नज़रिया पाकिस्तान का मकसद। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को इस्लामी और फलाही रियासत बनाना है, ठीक है। और सवाल नंबर 8 है कि शुद्धि और संगठन तहरीकों का मकसद। जवाब है इसका कि हिंदुओं ने मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने के लिए शुद्धि और ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक शुरू की। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आप लोगों ने आज जो है नसर पारे को समझा कि नसर पारे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और मुख्तसर वक्त में आपने ख़त कशीदा अल्फाज के जो है मानी को भी देखा आज, और आज आपने मशकी सवालात को भी मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया है। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते रहें। और दूसरी बात कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अभी इस लेक्चर के एंड पे आपको पूरे सबक के अल्फाज मानी भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।